हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा विद शीतल सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो है केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। चलिए इस पे कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे, इस कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में ही दिए गए थे, जब कोई थ्योरीज केमिस्ट्री में नहीं आई थी। केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है, किस रेशियो में कंप्लीट होते हैं, इन सब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ तक कि परमाणु वाद भी डाल्टन्स ने जो 1818 में परमाणुवाद दिया था, 1808 में जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, वो एटॉमिक थ्योरी भी आने से पहले की ये थ्योरीज हैं। तो केमिकल कॉम्बिनेशन की जो थ्योरीज हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के जो नियम है, वो रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं। वो 5 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन गिवन बाय लेवोजियर, इसको लेवोजियर ने 1744 में दिया। नेक्स्ट लॉ है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शनल्स, इसे दिया था J.L. प्राउस्ट ने ईयर ऑफ 1799। नेक्स्ट है गुणित अनुपात का नियम, एज नोन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, इसे जॉन डाल्टन ने ईयर ऑफ 1803 में दिया। फोर्थ व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, इस रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल को रिचर ने ईयर ऑफ 1792 में दिया। नेक्स्ट गैलुशाक का नियम, ये गैलुशाक का आयतन संबंधी नियम है। इस नियम को लॉ ऑफ गैलुशाक और लॉ ऑफ गैलुशाक फॉर गैसेस वॉल्यूम के लिए है। तो इसे दिया था गैलुशाक ने 1808 में। तो कंटिन्यू करते हैं ये पांचों लॉज पे। फर्स्ट लॉ है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लेवोजियर कहा जाता, लेवोजियर ने दिया था, लेवोजियर ने 1770 में दिया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में लेवोजियर ने क्या कहा था, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। द्रव्यमान मास से रिलेटेड है ये। द्रव्यमान जो पदार्थ का मैटर, जो मैटर होता है, उस मैटर के संबंध में लेवोजियर ने बताया था कि किसी केमिकल चेंज में, किसी फिजिकल एंड केमिकल चेंज में जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के ऑलवेज इक्वल होता है। समझ रहे हैं? उन्होंने ये कहा था कि कोई भी केमिकल चेंज हो, इस यूनिवर्स में कोई भी केमिकल चेंजेस होता है, उस केमिकल चेंजेस में यूनिवर्स में जो भी उस मैटर का मास है वो ऑलवेज इक्वल होता है। समझ रहे हैं? अगर मैं बुक की लैंग्वेज में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनी फिजिकल and or chemical change, mass of reactant is equal to mass of product. In any physical or chemical change, mass of reactant is equal to mass of products. यानी कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होता है, कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो, किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में जो क्रिया कारक होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का भार अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थों के भार के हमेशा इक्वल होते हैं। समझ रहे? जैसा कि आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ा,
ऊर्जा संरक्षण के नियम में आप लोगों ने पढ़ा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। ठीक वैसे ही मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, वैसे ही पदार्थ ना तो उत्पन्न होता और ना ही नष्ट होता, उसका सिर्फ कन्वर्सन होता है। ये थ्योरी दी थी द्रव्यमान संरक्षण के लैवोजियर ने ईयर ऑफ 1707 में। इसको अगर हम बात करें तो सपोज दैट कि ए हमारा कोई रिएक्टेंट है और बी, ए एंड बी रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज दैट कि ए का अमाउंट 10 है और बी का अमाउंट 5 है। सो जो सी प्रोडक्ट बनेगा उस सी का जो अमाउंट होगा वो 15 होगा। एनी हाउ वो 15 होगा, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, बट इसका जो अमाउंट है सी का वो 15 ही होगा। समझ रहे? इसके लिए जॉन डाल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक स्फेरिकल राउंड शेप का फ्लास्क लिया। इस स्फेरिकल और राउंड शेप का जो फ्लास्क लिया, इस स्फेरिकल और राउंड शेप के फ्लास्क में उन्होंने नीचे सिलिका लिए और सिलिका ले करके उसमें फास्फोरस के कुछ पीसेस डाल दिए और फास्फोरस के कुछ पीसेस डाल करके उसे कॉर्क से क्लोज कर दिया, ब्लॉक कर दिया कॉर्क से पूरी तरह उस फ्लास्क को। और ब्लॉक करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क को वेट कर लिया, वजन कर लिया अप्रॉक्सीमेट। चलिए मान लेते हैं कि इसका वजन सपोज दैट कि हमारा टोटल 400 था, 400 ग्राम। फिर उन्होंने इस फ्लास्क को हीट किया। आफ्टर हीट, जब उन्होंने हीट किया तो फ्लास्क में क्या चेंजेस आया, फ्लास्क में कुछ फिजिकल चेंजेस हुआ। फ्लास्क में फिजिकल चेंजेस ये हुआ कि हमने इस कॉर्क को क्लोज ही रखा। ये चेंजेस हुआ कि जो उसमें फास्फोरस था सॉलिड फॉर्म में, अब वो फास्फोरस विजिबल नहीं है, दिख ही नहीं रहा फास्फोरस। तो ये भ्रम हुआ कि नहीं मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन जब उसको वेट किया गया तो फिर उसका लास्ट में वेट 400 ग्राम ही आया। ऐसा क्यों हुआ? ये सॉलिड तो नहीं, जो फास्फोरस के पीस थे, ये फास्फोरस के पीस तो नहीं दिख रहे थे, बट क्यों 400 ग्राम आए? बिकॉज ये जो फास्फोरस था वो हीट करने पे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट्स हो गया, राइट? P2O5 में कन्वर्ट हो गया, जो दिख तो नहीं रहा था लेकिन उसका वेट उस फ्लास्क में कंज्यूम था, राइट? तो ये हो गया। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आएंगे। न्यूमेरिकल्स, ये तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, इससे कंफर्म हो गया कि मैटर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसके न्यूमेरिकल किस टाइप्स में आते हैं? न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं? जैसे एक बुक में मैंने क्वेश्चन देखा था, एग्जाम पेपर में भी मैंने एक क्वेश्चन ये इसी टाइप का देखा। 6.3 सोडियम बाइकार्बोनेट, मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और उस सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका अमाउंट 6.3 ग्राम था, उसमें सोडियम एसिटेट, सॉरी एसिटिक एसिड CH3COOH, इसे ऐड कर दिया गया। इसका अमाउंट था 15.0 ग्राम। इससे जो सब्सटेंस आए प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आया और कुछ अन्य सब्सटेंस आए। तो अन्य सब्सटेंस जो भी आए अननोन थे, तो उस अननोन सब्सटेंस में जो अमाउंट है उसका 18 है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट है ये अननोन है। तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि रिएक्टेंट और जितने रिएक्टेंट का मास होता है सिर्फ मास होता है प्रोडक्ट का। सो 6.3 प्लस 15
इज इक्वल एक्स प्लस 18। हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मास को एक्स लेके चल रहे हैं, सो 0.3 इनको ऐड करेंगे एंड 21.6 इज इक्वल x plus 18, right? Then x is equal 21.3 minus 18. Then ये आपका आ गया 3.3, ओके 3.3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3.3 ग्राम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ये हो गया आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। नेक्स्ट लॉ स्थिर अनुपात का नियम, as no law of constant or definite proportional. This law given by J.L. Proust in year of 1799, right? According to this law, इस नियम में उन्होंने क्या कहा था? इस नियम में प्राउस्ट ने ये कहा था कि किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्व जो होते हैं, किसी यौगिक में कोई भी यौगिक जो है, कोई भी कंपाउंड्स है, उस कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स होते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स का जो रेशियो होगा वो भार की दृष्टि से, उनके वे के दृष्टि से एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल में होंगे। उनका जो वे होगा वो एक निश्चित अनुपात में होगा, वो एक स्थिर अनुपात में होगा। किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्व यानी जिनसे मिलकर के बने होते हैं, उन अवयवी तत्व जो होंगे वो भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित ही अनुपात में होंगे, चाहे वह यौगिक किसी मेथड से प्राप्त किया गया हो, किसी मेथड से ऑब्टेंड किया हो, किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, या किसी भी सोर्स से प्राप्त किया गया हो, वो सदैव ही एक निश्चित अनुपात में होंगे। इन इंग्लिश लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ chemical compound obtained from any method, obtained from any source, or prepare any method. A chemical compound, according to this law, a chemical compound obtained from any source or prepared any method has same chemical composition. समझिए, has same chemical composition, its constitute by weight, has same chemical composition, its constitute by weight. भार की दृष्टि से जो उसके अवयवी तत्व होंगे उस कंपाउंड्स के, वो एक निश्चित ही अनुपात में होंगे। नो डाउट विदाउट एग्जांपल्स अभी आप नहीं समझ में आएंगे। चलिए इस पे एक एग्जांपल्स अपन लेके चलते हैं। सपोज दैट वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O, और इसमें जो मास का जो रेशियो है वो H2O हाइड्रोजन का 2 एंड रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास 16। हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन है, सो 2:16। अगर इसको इसी रेशियो में ले तो 1:8 ये वाटर H2O का रेशियो है।
अब हमारा थ्योरी ये कह रहा है कि जो H2O केमिकल H2O वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O है, अगर इसका रेशियो 2:16 और 1:8 है, तो चाहे H2O आप किसी मेथड से प्रिपेयर करें, किसी सोर्स से आप लेके आए, उस H2O का जो रेशियो है उसके कंपोनेंट्स, ये उसके कंपोनेंट्स हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उसके कंपोनेंट्स का जो रेशियो है वो 1:8 ही होगा। चाहे वो आपका H2O हो किसी वाटरफॉल, वेल, रिवर्स, उससे जो H2O होगा उस H2O का रेशियो भी रिवर, वाटरफॉल और वेल, इसके H2O का भी रेशियो होगा 1:8। और लेबोरेटरी मेथड फ्रॉम लैब, और लेबोरेटरी मेथड से प्राप्त किया गया, लैब से अगर आपको प्रिपेयर करें H2O, उस H2O का भी जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। राइट, ये थी थ्योरी लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शनल गिवन बाय J.L. Proust in year of 1799। नेक्स्ट आपका 3 जो लॉज हैं उसे हम बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।